नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा कठैत। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में आप सभी का स्वागत। बच्चे हमारे देश का, हमारे प्रदेश का आने वाला कल होते हैं और ये कल तभी उज्जवल हो सकता है जब बच्चे सही ढंग से शिक्षा हासिल कर पाएं। लेकिन सवाल ऐसे बच्चों का है जो किसी कारणवश अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ देते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे संस्थानों के जरिए शिक्षा पा रहे हैं जिनका सरकार के पास कोई विवरण ही नहीं। इसी बात के मद्देनजर अब हरियाणा शिक्षा विभाग आंकड़े इकट्ठा करते हुए अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया है। इसके अलावा कुछ और जानकारियां भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साझा की, वो भी एसएमसी प्रतिनिधियों से ऑडियो संवाद करते हुए। हरियाणा पोस्ट के तहत ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में है कुल 14,000 सरकारी स्कूल, 47 लाख बच्चे करते हैं पढ़ाई। प्राइवेट स्कूलों के बीच भी पा रहे शिक्षा, उनका आंकड़ा भी 20 लाख से ज्यादा। स्कूल ड्रॉप आउट कर चुके बच्चों की भी सरकार को चिंता। शिक्षा आने वाले बेहतर कल का आधार होती है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह की योजनाओं के जरिए छात्र छात्राओं को सुविधाएं प्रदान कर रही है और उसका एक ही लक्ष्य है, पढ़ें सभी, बढ़ें सभी। हरियाणा प्रदेश के अंदर करीब 14,000 सरकारी स्कूल हैं और इन स्कूलों के बीच 47 लाख से ज्यादा बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं और ये आंकड़ा 6 साल की उम्र से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के नौनिहालों का ही है। प्राइवेट स्कूलों के जरिए भी बच्चे शिक्षा पा रहे हैं और उनका आंकड़ा भी 20 लाख से ऊपर का है। लेकिन वो बच्चे जो ऐसे संस्थानों के बीच पढ़ाई कर रहे हैं जिनका सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं, लिहाजा किस परिवार का बच्चा शिक्षा हासिल कर रहा है और कौन शिक्षा से वंचित है, ये जानने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश पर अब शिक्षा विभाग इस काम को अंजाम देगा। हमारे यहाँ हरियाणा में जैसा हमको पता है कि लगभग 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के 47-48 लाख बच्चे ये स्कूलों में पढ़ते हैं। 20 से 22 लाख प्राइवेट स्कूलों में हैं, इतने ही लगभग सरकारी स्कूलों में हैं। एक 3 से 4 लाख बच्चे ऐसे भी हैं जो शायद कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं उनमें पढ़ते हैं, अथवा गुरुकुलों में, मदरसों में, ऐसी कुछ व्यवस्थाओं में हैं जिनके बारे में ठीक से हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी शायद नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, जिनको ड्रॉप आउट कहते हैं। आखिर हमारी चिंता 6 से 18 साल तक के इन सब बच्चों की स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से हमने उनके जिम्मे लगाया है कि एक एक परिवार में जा कर के इन बच्चों की वो जानकारी लें और लेकर के हर बच्चे की पढ़ाई, अच्छी व्यवस्था ये सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता के चलते आज सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं का स्वरूप बदलते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही है। लेकिन स्कूलों की गिनती ज्यादा होने के कारण उन स्कूलों में सुविधाओं का अभाव तो नहीं, इसे सुनिश्चित करने के लिए ही स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों को बनाया गया था, जिनके सहयोग और सुझाव के जरिए भी सरकार को बेहद सहायता होती है। उन्हीं स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए अपनी बातें कह रहे थे। जैसा हमको पता है कि हरियाणा में सरकारी स्कूल ही अगर संख्या गिनते हैं तो लगभग 14,000 से ऊपर सरकारी स्कूल हैं। इतनी बड़ी संख्या में उन स्कूलों की देखरेख करना शायद सरकार के किसी अधिकारी के कंट्रोल में आना संभव नहीं है। तो इनकी देखरेख करने के लिए जो योजना बनाई गई है वो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज, एसएमसीज। और आज मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं जिन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, आप सब लोग ऐसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स, उनको सबको बुलाया गया है ताकि हम अपनी बातचीत इनसे कर सकें और आपसे अलग से कुछ सुझाव भी मिलेंगे तो उस पर भी हम पालन करेंगे। तो इन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में चाहे वहाँ हमारे बच्चों के माता पिता हों, अथवा अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ अध्यापक हों, या जनप्रतिनिधि, उस गांव का जनप्रतिनिधि भी उसके अंदर हम शामिल करते हैं। ऐसे 10 से लेकर के और 15-16 तक की संख्या इन जो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज हैं इसके अंदर रखी जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से अपनी बात रखते हुए स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों को ये संदेश भी दिया गया कि वह स्कूलों से जुड़ी सुविधाओं के अलावा अध्यापकों की उपस्थिति के साथ पढ़ने वाले बच्चों की हाजिरी पर भी पूरी तरह से नजर रखें ताकि पता चल सके
कि उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है या नहीं। इस नाते से हम लोग ये सुनिश्चित करें कि उन बच्चों की पढ़ाई समुचित चल रही है कि नहीं चल रही है, अध्यापक अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नियमित तौर पर अध्यापक उपस्थित होते हैं अथवा नहीं होते हैं तो बच्चों की उपस्थिति ली जाती है कि नहीं ली जाती है, बच्चे भी सब उपस्थित विद्यालय में पूरा समय के लिए हों, सभी उनकी जो कक्षाएं हैं उसको वो अटेंड करें, कहीं बीच में बच्चे छोड़ करके कई बार घरों में चले जाते हैं वो भी ना जाएं। बच्चों का विकास के नाते से जैसे योग आदि की व्यवस्था है वो भी देखनी होती है, खेल में बच्चे कहीं अपना भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं, आखिर बच्चों के मानसिक विकास, बौद्धिक विकास के साथ साथ उनका शारीरिक विकास ये करना भी बहुत आवश्यक होता है। तो इस हिसाब से उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उन कार्यों में भी बच्चों का विकास जो है वो जुड़ा होता है। बच्चों को पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं, डिपार्टमेंट की ओर से जो पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क रूप में दी जाती हैं उनको मिली कि नहीं मिली हैं। ऐसे ही बच्चों को हमने जो 10वीं 11वीं 12वीं में मुफ्त में टैबलेट बांटे हैं वो टैबलेट उनको मिले कि नहीं मिले हैं। अधिगम ये जो शिक्षण सामग्री है वो उनको मिली है कि नहीं मिली है। बहुत बच्चों को प्रोत्साहन राशि ये दी जाती है, वो राशि उनको प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है। बच्चों की वर्दी वो उनको मिली है कि नहीं मिली है। विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था ये है या नहीं है, क्योंकि पुस्तकालय की व्यवस्था होना भी इसलिए अनिवार्य है कि बच्चे अपने सामान्य पढ़ाई के साथ साथ पुस्तकालय में अतिरिक्त ज्ञान के लिए उन पुस्तकों का कई बार उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत से काम हैं जो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनकी व्यवस्था देखना, उनको ध्यान रखना, ये हमारा काम है। शिक्षा पाना हर बच्चे का अधिकार है और अगर बात पढ़ाई के लिए स्कूल पहुंचने वाले दिव्यांग नौनिहालों की हो तो उनके लिए विशेष सहूलतें मुहैया करवाने की जिम्मेदारी भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के कंधों पर ही है। साथ ही बात अगर बच्चों के लिए स्कूल में उपलब्ध होने वाले मिड डे मील की हो तो उसकी गुणवत्ता पर नजर रखते हुए उसे सही ढंग से लागू भी करवाएं। ये बात भी मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने अपने ऑडियो संवाद के दौरान कही। स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए पहुंचने वाले बच्चों में वह वर्ग जो दिव्यांग है, लिहाजा उनके लिए हर स्कूल के बीच कुछ विशेष इंतजाम किए जाने बेहद जरूरी होते हैं। चाहे उनके कक्षा तक पहुंचने में सहाय होने वाले रैंप्स की बात हो या फिर उनके उठने बैठने के प्रबंध। एक श्रेणी उसमें विकलांग बच्चों की भी आती है, तो विकलांग बच्चे उनकी एक प्रकार से आने जाने की व्यवस्था, अगर कहीं चढ़ाई है उस स्कूल के कहीं फर्श पर तो उसको ऊपर चढ़ने के लिए वहाँ रैंप बने हैं कि नहीं बने हैं, उन बच्चों के बैठने की अलग से व्यवस्था है कि नहीं है, उनकी पढ़ाई भी कई बार विशेष चैलेंज जो बच्चे होते हैं उसकी पढ़ाई की व्यवस्था भी अलग प्रकार से करनी पड़ती है, वो उनको है कि नहीं है। बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, तो मिड डे मील भी बच्चों में इसका वितरण ठीक होता है कि नहीं होता है, भोजन उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है, उसकी मात्रा ठीक है कि नहीं है, ठीक उचित मात्रा में जो उस भोजन की उष्णता है, उसका जो गर्म भोजन मिलने का उनको एक प्रबंध है वो होता कि नहीं होता है, कहीं भोजन की क्वालिटी ऐसी खराब न हो कि उनको उस भोजन के लाभ के बजाय उनको कोई हानि हो जाए। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारे एसएमसीज को ये ध्यान रखने होते हैं। स्कूलों का नया रूप, सरकारी संस्कृति मॉडल स्कूल, प्राइमरी सेक्शन से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की व्यवस्था, सीबीएसई के माध्यम से होगी पढ़ाई। बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह की कोताही न हो और उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता भी सबसे बेहतर हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के जरिए अध्यापकों को समय समय पर जहां ट्रेनिंग दिलवाई जाती है, तो वहीं अब सरकार विद्यालयों का एक नया स्वरूप तैयार कर रही है जिसे सरकारी संस्कृति मॉडल स्कूल का नाम दिया गया है और वह हरियाणा प्रदेश में खोले जा रहे हैं, जिनमें सीबीएसई माध्यम से पढ़ाई करने वाले बच्चों की इच्छा पूरी होगी। निरंतर अध्यापकों का प्रशिक्षण ये भी करते हैं और अध्यापकों के प्रशिक्षण के साथ साथ अब हमने विद्यालयों में एक दूसरे अलग श्रेणी के विद्यालय भी खोलना शुरू किया है, संस्कृति मॉडल स्कूल। संस्कृति मॉडल स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लेवल के भी हैं और अब प्राइमरी सेक्शन भी हमने संस्कृति मॉडल स्कूल के खोले हैं। कुछ अभिभावक ऐसा चाहते हैं कि भले हमको थोड़ा पैसा खर्च करना पड़े लेकिन हमारे बच्चे सीबीएसई स्कूल में भी पढ़ने के लिए सरकारी व्यवस्था हो, हमने वो भी शुरू की है। इसका भी आप लोगों को निश्चित रूप से लाभ जो है वो मिला होगा। तो मैं इन सब बातों के साथ साथ
इतना ही विषय आपके सामने करना चाहता हूं कि इन सब में आप लोगों का अपना योगदान कितना है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए पैसे की जरूरत भी होती है, लिहाजा मुख्यमंत्री की ओर से इस बात का हवाला दिया गया कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां अपने स्तर पर काम के लिए टेंडर करने की बजाय कोटेशंस लेते हुए स्कूलों की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं और इसके लिए 25 लाख रुपए खर्च करने तक की उनकी सीमा भी तय की गई है। अभी जब हमने अनुमान लगवाया कि बच्चों के ड्यूअल डेस्क ये कितनी मात्रा में है, तो पता लगा कि बहुत कम स्कूल में ड्यूअल डेस्क हैं। अगर सरकारी जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से ड्यूअल डेस्क हम खरीदते हैं और दिए जाते हैं तो उसमें समय बहुत लगता है और क्वालिटी भी कई बार तो बहुत सी शंकाएं उसमें हो जाती हैं, कीमत भी ठीक से उसकी पता नहीं लगती है। तो हमने एक निर्णय लिया, बहुत सोच समझ के निर्णय लिया कि हम कुछ खर्च एसएमसी के हवाले करें ताकि वो वहाँ पर अपने ड्यूअल डेस्क की व्यवस्था या निर्माण कार्यों में छोटी मोटी आवश्यकता है, कहीं शौचालय की कमी है, कहीं पीने पानी की कमी है, कहीं सड़क का मार्ग ठीक नहीं है, कहीं चारद्वारी ठीक नहीं है, कहीं विद्यालय के सौंदर्यीकरण में कोई आवश्यकता है, कहीं छोटी बड़ी मुरम्मत है, ऐसे सब कामों के लिए एसएमसी को ही हमने अधिकृत किया और 25 लाख रुपए की राशि हर स्कूल के लिए उसकी एक सीमा भी निर्धारित की कि उस 25 लाख रुपए तक, 25 लाख रुपए फिक्स नहीं है, उसके अंदर अंदर कम करना है, वो कम में होता तो कम में करें, मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक आप अपने आप खर्च करने की व्यवस्था कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री की ओर से नई शिक्षा नीति लागू करने की बात कही गई थी और उसे पूरी तरह से लागू करने का काम 2030 तक पूरा करने का निश्चय किया गया था। वहीं मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल के मुताबिक हरियाणा सरकार अपने प्रयासों को चलते 2025 तक इस लक्ष्य को पूरा कर लेगी, ऐसा उसे लगता है। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने एक विषय रखा है कि अब देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये लागू की जा रही है। तो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में शिक्षा में भी आमूलचूल परिवर्तन सुधार ये करने की बात की गई है। देश भर में तो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 तक लागू होनी है, लेकिन हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर हम लोगों ने तय किया है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ पहलू जो बहुत प्रारंभिक पहलू हैं वो हम 2025 तक पूर्ण करेंगे ताकि उसमें बच्चों का ज्ञान जो आज की आवश्यकता है उसके हिसाब से बढ़े। बच्चों की त्रिभाषी फार्मूला जो हम बच्चों को भाषा सिखाना चाहते हैं वो हम सिखा सकें और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के काम के नाते भी प्रवीण किया जाए ताकि कुछ बच्चे स्कूल की पढ़ाई के बाद भी यदि अपना रोजगार करना चाहते हैं, अपने आप को कमाने के लायक खड़ा करना चाहते हैं, वो भी हो सके। तो ऐसे काम में भी आप सब लोगों का हमको योगदान चाहिए। आप ज़रूर इसके अंदर ये जो पॉलिसी है आज के युग की, जिसके अंदर रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म ये जो 3 शब्दों के साथ एक दिया जाता है आप लोगों को एक सैद्धांतिक विषय कि आप इसके अंदर लागू करके और 21वीं सदी की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से आप उसको लागू कराएंगे, ऐसा मेरा मानना है। युवा देश की या प्रदेश की वो रीढ़ होती हैं जो आगे बढ़ते हुए जहां अपने आप को खुशहाल करते हैं तो वहीं देश और प्रदेश की तरक्की में भी वो बेहद सहायक साबित हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी होती है लगन और मेहनत, सही दिशा में काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति। और युवा किस तरह से अपने आप को तरक्की और विकास की राह पर ले जाते हुए दूसरों के लिए भी मिसाल बन सकते हैं, इन्हीं बातों का जिक्र किया था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, जो प्रदेश के युवाओं से ऑडियो संवाद करते हुए उन्हें प्रेरित कर रहे थे। देखिए हरियाणा पोस्ट के तहत ये रिपोर्ट। युवाओं के नाम मुख्यमंत्री का संदेश, मुश्किलों को माने एक चुनौती, नशे से अपने आप को रखें दूर, आपराधिक संगति से भी रहें दूर, बुराइयों से खुद भी बचें और दूसरों को भी करें प्रेरित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता और युवाओं को आगे बढ़ने का संदेश देने की सोच के चलते वह आज हर वर्ग के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इस बार भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत युवाओं से सीधा संवाद किया और अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि खुद पर विश्वास रखते हुए सकारात्मक माहौल बनाए रखें और जीवन में काम करने का जो भी अवसर प्राप्त हो उसका लाभ उठाते हुए वह अपना और अपने परिवार के साथ साथ समाज का भी उत्थान करने का काम करें। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान उन्होंने युवाओं से बात करते हुए उन्हें सफलता के 20 मंत्र भी दिए। देश के कर्णधार, भविष्य के हमारे ऐसे नागरिक जिनके कंधों पर
इस देश का भविष्य निर्भर है, उनसे बातचीत की जाए। अपनी ओर से कुछ बात बताने के बाद आपसे आखिर बातचीत करने के बाद जानना भी चाहूंगा कि आपके मनों में क्या चल रहा है। ये आयु एक ऐसा पड़ाव है, जैसा हम जानते हैं कि जीवन को हमारे शास्त्रों में 4 हिस्सों में बांट करके देखा गया है कि 25 वर्ष तक की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 वर्ष तक की आयु तक गृहस्थ आश्रम और 75 वर्ष तक की आयु तक वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। अब ये योजनाएं आखिर समाज में व्यवस्थाएं बनाने के लिए की गई थी। अब भले ही थोड़ा बहुत अंतर आया हो, लेकिन कमोबेश ये व्यवस्थाएं, इन अवस्थाओं में से हमको निकलना पड़ता है। यूं तो जीवन में आगे बढ़ते हुए कई तरह की मुश्किलों का सामना इंसान को करना पड़ता है, लेकिन किसी मुश्किल को चुनौती की तरह समझते हुए हम अगर उसका मुकाबला डट कर करें तो ना सिर्फ हम सफल होते हैं, बल्कि हमारे जीवन का विकास भी होता है और साथ ही साथ बढ़ता है हमारा अनुभव भी। ये कहना था मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल का। मन की स्थिति, तो मैं जो दूसरी बात बता रहा हूं वो मन की स्थिति ऐसी है कि बहुत बार एक शब्द हम सुनते हैं मुश्किल। ये मुश्किल शब्द पर जरूर विचार करें कि ये मुश्किल नहीं है कुछ भी। कोई भी कठिनाई आए उसको हम चुनौती माने कि चुनौती के नाते से अगर हम उसका मुकाबला करेंगे तो हमारे जीवन का उद्देश्य ये पूरा हो जाएगा। युवावस्था एक ऐसी अवस्था या उम्र होती है जहां जीवन में असफलता का मुंह देखने के बाद युवा भ्रमित हो जाते हैं और वह या तो नशे की गिरफ्त में चले जाते हैं या फिर कुसंगति के कारण अपराध के रास्ते पर भी निकल जाते हैं। लेकिन युवाओं को यह समझना चाहिए कि इससे कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि युवा का अपना जीवन ही बर्बाद होता है। लिहाजा हमें इन बुराइयों से दूर रहते हुए केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं अगली बात, तीसरी बात जोड़ रहा हूं, अपने जीवन को एक बाधा दौड़ समझें। बाधाएं आएंगी, बाधाओं को पार करके हमको दौड़ना है। और इन बाधाओं में जो किशोर अवस्था होती है उसमें बहुत से प्रलोभन, बहुत से पतन के रास्ते भी खुलते हैं। हमें नशे की लत, आपराधिक संगति, दिशाहीनता, इस ओर भी लोग धकेलने की कोशिश करेंगे। हमें इनसे बचना है और बचते हुए अपने जीवन को भी सुरक्षित रखना है और अन्यों को भी हमने प्रेरित करना है। जीवन में दूसरों की नकल न करें, खुद की प्रतिभा को निखारें, खुद पर रखें भरोसा। युवा वर्ग किसी दूसरे की श्रेष्ठता व सफलता देखकर उसका मार्गदर्शन तो जरूर लें, लेकिन कभी किसी की नकल न करें, क्योंकि इससे असफलता का प्राप्त होना निश्चित ही है। लिहाजा युवाओं को चाहिए कि अपनी प्रतिभा को पहचानें, चाहे वह पढ़ने की प्रतिभा हो या लिखने की, या खेल कूद का हुनर हो या फिर गीत संगीत का। हर किसी को अपनी प्रतिभा को पहचान, उसे निखारते हुए उसे लेकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि सफलता हमारे कदम चूम सके। ऐसा ही मैं अगला बिंदु, चौथा बिंदु जो बता रहा हूं, उसमें कई बार हमको दूसरे व्यक्तियों के जीवन के बारे में पता लगता है। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। मेरा कहना है कि हमें किसी के जीवन की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप को, हम जिस जीन के बने हैं, जिस प्रकार का हम जीवन रहन सहन रखते हैं, जो हमारी परिवार की स्थिति, हमारे समाज की स्थिति, हमारे गांव शहर की स्थिति है, उसी के अंदर हम एक यूनिक कैरेक्टर बनकर के उभरें। हम सबसे अलग होते हुए भी कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं। सब लोग अपने अपनी क्षमताओं के हिसाब से अलग अलग गुण रखते हैं। कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, तो कोई हिसाब किताब रखने में अच्छा है, कोई गाने बजाने में अच्छा हो सकता है, कोई खेल कूद में अच्छा हो सकता है। तो हमको चाहिए कि हम जिस काम में भी अच्छे हैं, हमें उसका श्रेष्ठ बन करके और अपना उद्यम करके उभरना है। ध्यान रहे कि अगर हम किसी के काम के हैं तो कभी बेकार नहीं बैठ सकते, क्योंकि दुनिया आज काम के आदमियों को ढूंढ रही है। जो बेकार हो जाता है उसको दुनिया भी स्वीकार नहीं करती। इसलिए अगर हम काम के आदमी हैं, कुछ ना कुछ श्रेष्ठ हमारे पास है, तो जरूर हम आगे बढ़ेंगे। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।